नमस्कार। टू दी पॉइंट विद आनंद वर्धन। मेरे साथ आनंद वर्धन जी हर हफ्ते की तरह इस बार भी जुड़ रहे हैं। मैं इनसे पॉलिटिकल एनालिसिस के ऊपर बात करता हूं, इनके व्यूज लेता हूं, स्पेशली उस ऑडियंस के लिए जो हमारे यहाँ पे दक्षिण भारत में खासकर तेलंगाना और इस एरिया में रहते हैं। तो वो आनंद मेरे को काफी उनके मैसेजेस आते रहते हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, क्योंकि कई बातें जो आप बताते हैं वो यहाँ तक नहीं पहुंचती हैं। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते का। मैं एक जनरल सा आइडिया, जो भी घटनाएं पॉलिटिकल हो रही हैं इस वक्त देश में, उसके ऊपर एक कमेंट आपके चाहता हूं। आनंद, ये एक क्वेश्चन है जो कई बार काफी लोग कहते थे कि मोदी नहीं तो कौन। और ये इस रेफरेंस में बोला जाता था कि उनके अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से अब ये प्रश्न बीजेपी के लिए ज्यादा बन गया है कि वहां पर अगर मोदी नहीं तो कौन है। और जहां तक मेरे को दिख रहा है, जो भी पॉलिटिकल जो एनालिसिस मैंने की है, जो पिछले 10-15 दिन में ये सरकार बनी है, तो अगर आप देखेंगे तो कुछ भी बदला नहीं है पिछली बार से। वही कैबिनेट है, वही थके हुए चेहरे हैं। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते थे मोदी जी, वो एक तरफ रह गई। 72 मिनिस्टर्स उन्होंने बना दिए हैं, 81 टोटल अलाउड है। फिर प्रधानमंत्री बने ना, उन्होंने नीट पर कुछ बोला है, ना टेररिस्ट अटैक पर कुछ बोला जो जेएनके में हुआ। फॉरेन ट्रिप्स वैसे ही चल रहे हैं, वैसे ही उनके वैसे ही उनके मंत्री हैं। अब आप अश्विनी वैष्णव को ले लीजिए, रेल दुर्घटना हुई, वो फिर से रील बनाने में लगे हुए हैं। तो कुछ भी इस सरकार का ऐसा नहीं लगता है कि कुछ भी बदला है। मतलब उनकी मैंडेट इतना कम हो गया, बट पुराना स्टाइल चलता जा रहा है। तो लगता ऐसे है कि मोदी जी के दिमाग में ये एक स्टॉप गैप सा अरेंजमेंट है कि किसी और को मैं हैंड ओवर करके निकल जाऊंगा। ऐसा कुछ लग रहा है हम लोगों को। तो आनंद, आपके कमेंट्स इस पर यहाँ से शुरू करते हैं। अजय, देर आर टू फैक्टर्स। मोदी नहीं तो कौन, इसका दो पक्ष है। एक पक्ष है कि विद इन दी बीजेपी कौन, और एक पक्ष है कि जो बहुत दिनों तक वो टीना फैक्टर चलता रहता था कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। तो मेरे ख्याल में मोदी नहीं तो कौन का बीजेपी के बाहर का आंसर काफी कुछ मिल चुका है। सीएसडीएस का जो अभी एक लेटेस्ट सर्वे आया है, पोस्ट पोल, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में जो प्रधानमंत्री बनने की जो चॉइस मांगी गई थी लोगों से, उनसे पूछा गया था, क्वेश्चन वन एक लाइन का था कि किसको आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जनरली ऐसा माना जाता है कि जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी एडवांटेज होती है, क्योंकि उससे लोगों का। लेकिन सरप्राइजिंगली उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट्स आए उसमें 36% लोगों की चॉइस राहुल गांधी, और मोदी जी पिछड़ गए थे पहली बार, वो 32% पे थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एक मेजर शिफ्ट है अदर देन मोदी आउटसाइड एनडीए। अब बात तो हम लोग कर लें, क्योंकि वहां पे एक राहुल गांधी बड़े सशक्त दावेदार, उम्मीदवार, जो भी कह लीजिए। उसके बाद भी अगर मान लीजिए अदर देन राहुल गांधी आप बात करना चाहें तो वहां पे बहुत से नाम है। खड़गे के नाम पे लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, ये दिस मैन शुड लीड द कंट्री। लोग शरद पवार के नाम की भी कहीं कहीं चर्चा करते हैं, लोग ममता बनर्जी के नाम की भी चर्चा। मेरा कहना है कि बहुत से पोटेंशियल लोग हैं अदर देन राहुल गांधी ऑल्सो, विद इन कांग्रेस एंड आउटसाइड कांग्रेस ऑल्सो, जो इंडिया गठबंधन को लीड कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लें कि मोदी मतलब हु इज द अल्टरनेटिव फॉर मोदी इन बीजेपी। बीजेपी में ज्यादातर जो मेरी जिन लोगों से बात हुई है, एक बड़ा वर्ग ये है जो ये सेंस तो देता है लेकिन कहता नहीं है, मतलब ऑन रिकॉर्ड तो नहीं बोलेगा। अब वो मोदी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। मतलब अब मोदी जी जैसे होता नहीं गले पड़ गए हैं, अब मोदी जी से पीछा कैसे छुड़ाया जाए इस जुगत में लगे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अदर देन मोदी, अगर केवल बीजेपी की बात करें तो वहां 4-5 नाम ऐसे हैं जो
जो सीरियस डिस्कशन में आ सकते हैं। मैं दो नाम नहीं ले रहा हूं, मैं अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जी का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के, क्योंकि वो कंट्रोवर्सीज हैं, सबको, पूरे देश को पता है कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है, कौन मैनेजर है और कौन पॉलिटिकल लीडर है, कौन वोट ला सकता है, कौन धमकी दे सकता है, कौन ईडी भेज सकता है, कौन, वो मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। तो take out Amit Shah and Yogi Adityanath as out of this discussion. Then if we talk of BJP, then we have a very strong contender, गडकरी। गडकरी का एक जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि गडकरी जी महाराष्ट्र से आते हैं और इस समय जो एक उद्योग में जो एक होड़ मची हुई है, एक एप्रहेंशन भी है हिंदुस्तान का जो बिजनेस क्लास है, उसमें कहीं ना कहीं एक मन में ये खतरा है कि ये गुजराती लॉबी जो है वो पूरी तरह से सारी चीजों को कब्जा कर रही है। सरकार हैंड इन ग्लव्स है, वो एक दो जो गुजराती ओरिजिन के बिजनेसमैन हैं उनको सब कुछ बेचने में मतलब इंटरेस्टेड है। और ऐसे में जो एक महाराष्ट्र लॉबी, या उसको बॉम्बे क्लब लोग बोलते थे एक समय में, as far as the business men are concerned, उनका कहीं ना कहीं नेचुरल मतलब जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो गडकरी है। उसका एक कारण और भी है कि गडकरी बहुत दिनों तक महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स किए हैं और गडकरी को ये माना जाता है कि ये बिजनेस समझते हैं, ये उद्योग समझते हैं, ये इंडस्ट्री समझते हैं। मोदी जी के बारे में ये कोई नहीं मानता है कि वो समझते हैं। वो तो अपना जो मन में आया रात में, उन्होंने सुबह, उनका देव पुरुष है, उन्होंने कहा कि मैं कुछ कर दिया, उन्होंने अनाउंस कर दिया, बाकी लोग जस्टिफाई करते रहे। लेकिन गडकरी का ये है, एक तो गडकरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट राजनाथ सिंह को मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि वो उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य से आते हैं। वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और उनका भी एक नाम वो है। लेकिन इनके अलावा मैं दो तीन नाम और इसलिए ले लूं कि जो मुझे लगता है कि अगर कभी पावर स्ट्रगल होगा, अव्वल तो लोग ये कहते हैं कि वो पावर स्ट्रगल बिटवीन अमित शाह एंड योगी आदित्यनाथ होगा, लेकिन अगर अदर देन दीज टू हैं तो मेरे हिसाब से शिवराज सिंह चौहान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, वो मतलब पार्टी को जिताने की क्षमता रखते हैं, और इस बार उनका परफॉर्मेंस तो मतलब सुपरलेटिव है। वो 29 में 29 सीट मध्य प्रदेश से जीत के आ रहे हैं। तो एक नाम वो भी है, तो गडकरी जी हो गए, राजनाथ सिंह जी हो गए, हमारे शिवराज सिंह चौहान हो गए, और एक चौथा नाम मैं और जोड़ दूं, वो इसलिए कि कहीं ना कहीं वो जो वुमेन पावर वाली है वसुंधरा राजे को भी एक आप कंटेंडर इसलिए मान लीजिए कि वो अभी बहुत सीरियस रेस में नहीं है, लेकिन वो किसी भी समय उनके पास उस तरह का एक बैकिंग है जो उनको इस रेस में ला सकती है। तो मेरे हिसाब से, और उसके अलावा फिर ये, हाँ मैं एक चीज कहना ही भूल गया कि जो आरएसएस है उसके पास तो एक पूरी लिस्ट होगी, और वो किन लोगों को लाके कहां बना देते हैं। खट्टर जी को कौन जानता था? इवन गडकरी को जब 2014 में गडकरी अध्यक्ष बने तो कौन जानता था? शर्मा जी को कौन जानता है? यादव जी को कौन जानता है? मतलब ये जो आरएसएस से ले आके वहां बिठा दिया जाता है, तो आरएसएस को इस तरह का सरप्राइज भी कर सकती है। तो चॉइसेस हैं, मतलब विद इन बीजेपी आल्सो देयर आर चॉइसेस, एंड देयर आर चॉइसेस जो ज्यादा एक्सेप्टेबल होंगी एनडीए के बाकी साथियों को अदर देन बीजेपी। अजय जी आनंद, जब ये मोदी जी का जब वो एड्रेस कर रहे थे अपने पार्टनर्स को और नए एमपीज को, तब उस समय जो गडकरी जी की बॉडी लैंग्वेज थी वो काफी डिफरेंट थी। मतलब एक तो उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, और वो खड़े भी नहीं हुए जबकि बाकी सब लोग खड़े होके ताली बजा रहे थे। वो विजिबली अपसेट लग रहे थे उस समय, या अपना गुस्सा दिखा रहे थे, या जो भी। तो जब वो इतना विजिबली दिख रहे हैं और मोदी जी के साथ नहीं है, तो वो नेक्स्ट स्टेप जो आगे क्यों नहीं ले रहे हैं, ये एक क्वेश्चन बना रहता है कि व्हाई इज ही सो साइलेंट। आनंद नहीं अजय, दो चीजें हैं। एक चीज तो ये समझ लीजिए कि गडकरी जी मेरे ख्याल, अच्छा मैं जैसे मैंने गडकरी जी को कह दिया, राजनाथ सिंह जी हो गए,
शिवराज सिंह चौहान हो गए, वसुंधरा राजे जी हो गई, और जो एक जनरली हाइप बना हुआ है अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ, ये अगर आरएसएस बैक करता है इनमें से किसी एक को तो इनके चांसेस अच्छे हो सकते हैं। लेकिन चॉइसेस बीजेपी में, विद इन बीजेपी भी अदर देन मोदी जी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी का एक बड़ा तबका और खास करके जो क्षेत्रीय पॉलिटिक्स में है उनको अभी समझ में आ गया है कि मोदी जी से छुटकारा कैसे पाएं, क्योंकि इस बार मोदी जी के प्रति लोगों का गुस्सा था और मोदी जी भी कारक हुए हैं। देखिए दोनों चीजें हैं, मैं उसको जरा 1 मिनट लेके समझा दूं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कुछ सीटें बीजेपी की बढ़ी हैं, वो नंबर्स पे डिबेट हो सकती है, वो 10 नंबर बढ़ी हैं कि 50 सीटें बढ़ी हैं, बिकॉज ऑफ द सिस्टम, बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिकॉज ऑफ द पीपल नॉट बीइंग फेयर एंड नॉट, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, इस वजह से अब वो 10 सीटें हैं कि 50 सीटें हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। वो 10 से 50 सीटें भी हो सकती हैं, नंबर 1। नंबर 2, मोदी जी की वजह से सीटें घटी हैं। उत्तर प्रदेश में तो मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कि मोदी जी हैज बिकम अ लायबिलिटी। आज मोदी जी को अगर ज्यादा घूमेंगे तो इनके वोट और कम होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव ऑल्टरनेटिव ऑफ मोदी जी आउटसाइड बीजेपी ऑल्सो एज वेल एज विद इन बीजेपी ऑल्सो। और एनडीए में अगर आप बात कर लें, अगर एनडीए में टू बी फेयर तो व्हाई नॉट चंद्रबाबू नायडू एंड नीतीश कुमार, मतलब संख्या नहीं है उनके पास, 12 एमपीज के साथ और 16 एमपीज के साथ कोई इस देश का प्राइम मिनिस्टर बने, ये बहुत ठीक नहीं रहेगा। लेकिन एज फार एज द क्वालिटी ऑफ रनिंग अ स्टेट इज कंसर्न, दोनों प्रूवन अच्छा करते हैं। तो ऑल्टरनेटिव्स बहुत है मेरे हिसाब से मोदी जी के। अजय, अब आनंद, नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आता हूँ, आरएसएस और बीजेपी की रिलेशनशिप। इसके बारे में आजकल बहुत चर्चा हो रही है। मोहन भागवत कुछ ना कुछ आजकल बोलते रहते हैं। पिछली बार जब उन्होंने कहा था तो बीजेपी के बारे में उन्होंने काफी टिप्पणियां की थी, जो खासकर मोदी जी को शायद अच्छी नहीं लगी होंगी। और उसके बाद इंद्रेश कुमार जी का ये वक्तव्य आया था जिससे काफी तहलका मच गया था, जो डायरेक्टली मोदी जी के ऊपर गया था कि जिन्होंने राम की भक्ति की वो राम ने उनको ही वहां से हटा दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया था। तो संघ और बीजेपी, इनका जो बाहर से लग रहा है कि थोड़ी सी अनबन हो गई है, लेकिन काफी लोगों का यहाँ मानना है ऐसा है कि ये है दोनों एक ही थाली में ये लोग खाते हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए करा जा रहा है, लेकिन पीछे से दोनों एक ही हैं और कुछ ना कुछ इनके बीच में समझौता जरूर होगा। आनंद, अजय, 2 चीजें हैं। मैं इस थ्योरी के साथ ज्यादा विश्वास रखता हूं कि दोनों एक ही हैं। वो ये कहना कि वो दोनों लोग एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, ये कपोल कल्पित बातें हैं, ये मन का हुआ है। आरएसएस ये बिल्कुल ठीक से जानती है कि आरएसएस की ताकत बीजेपी है, और बीजेपी जब तक पावर में है तब तक आरएसएस की रेलेवेंस है। आरएसएस के लोग जिस तरह से विश्वविद्यालयों से लेके जो बहुत सी संस्थाओं में जिस तरह से प्लेस किए जा रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा को जिस तरह से वो लोग प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो आरएसएस के लिए बीजेपी का पावर में होना उसकी मजबूरी है। अब दूसरी बात पे आ जाए कि एकदम से मोहन भागवत जी को क्या हो गया है। मोहन भागवत जी भी थोड़ा, ये मैं इसको शुद्ध रूप से पावर स्ट्रगल देख रहा हूं। इट्स अ पावर स्ट्रगल इन द एंटायर एम्बिट ऑफ आरएसएस बीजेपी। वो जो एक ग्रुप है, एक घर में पावर स्ट्रगल चल रहा है। मोदी जी इन लोगों को कभी कुछ समझते ही नहीं थे। मतलब मोदी जी ऊपर वाली कुर्सी बैठेंगे, नीचे वाली कुर्सी बैठेंगे, मोदी जी अपना जो मन करेगा वो करेंगे। मोदी जी नागपुर जाएंगे, आरएसएस हेडक्वार्टर भी नहीं जाएंगे, मोदी जी थे। क्योंकि 1-2 जगह मुझे ये लगा है कि बाकी तो ठीक है, भागवत जी ने क्या एकदम से मोदी जी एरोगेंट हो गए थे क्या? एकदम से जब इलेक्शन शुरू हुआ तो मोदी जी ने गाली देनी शुरू की क्या? मोदी जी उससे पहले गाली नहीं देते थे क्या? मोदी जी उससे पहले, मतलब जो भी वो मोदी जी के बारे में कह रहे थे वो सारी चीजें मोदी जी पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं। तो क्या कभी इन्होंने, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप ईमानदारी से उनके वेल विशर हैं तो उनके अच्छा सोचने वाले, तो आपको ये सार्वजनिक स्टैंड लेना चाहिए था कि भाई आप इस तरह से कैसे करें।
मणिपुर वाली बात तो सबसे हास्यास्पद है, मतलब हंसी की बात है कि ये बेईमानी की बात है। मोहन भागवत 1 साल पहले ये स्टैंड लिए होते तो आज मोहन भागवत की मैं भी इज्जत करता। मोहन भागवत तो ये अपनी वही सब बातें कर रहे हैं, लंतरानी जिसको बोलते हैं, एक ही स्कूल के पढ़े लिखे हैं। आज आज ये मगरमच्छी आंसू बहाने से क्या हासिल कर रहे हैं कि मणिपुर वो है। अरे भाई मणिपुर है तो आप क्यों नहीं बोले थे मणिपुर? आप तो अपने को कहते हैं कि आप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आपको वोट की राजनीति नहीं करते हैं, तो मणिपुर में आप जाके क्यों नहीं खड़े हुए? आपने क्यों नहीं स्टैंड लिया? तो ये बेईमानी वाली बात है और मुझे दूर दूर तक नहीं लगता है कि इन लोगों का, हाँ पावर स्ट्रगल ज्यादा है। मोदी जी शायद पहले इनसे, जो एक पुराना ये था कि भाई आरएसएस से पूछा जाता था, ये अगर हम लोगों को याद हो तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो कैबिनेट थी वो फाइनली जब लिस्ट वहां से आरएसएस हेडक्वार्टर से अप्रूव होके आती थी। मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा, बहुत लंबे लंबे किस्से होने लगेंगे। ये कैबिनेट पूरी बन जाती थी, पोर्टफोलियो एलोकेशन चला जाता था झंडेवालन में जो सर संचालक थे उसको देख के, और देयर आर इंस्टेंसेस जब उन्होंने चेंज करवाया कि नहीं नहीं ये वित्त इनको नहीं मिलाएगा, वित्त इनको मिलेगा, ये इनको मिलेगा, ये इनको, दे हैव इंटरफियर्ड। आज की तारीख में मोदी जी आरएसएस, मोदी जी किसी की सुनते हैं? मोदी जी हैं, हमने कर दिया वो हो गया। आरएसएस को अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे, अपने घर बैठिए। दूसरा, आरएसएस भी अब वो आरएसएस नहीं रह गई। देखिए आज आरएसएस में आप ये लोग वो होते थे ना जो अपना जीवन देते थे और हम बिल्कुल घर में रहेंगे और एक घर में हम जाएंगे और भिक्षा मांग के खाएंगे। अरे चार्टर प्लेन से चलते हैं भाई, महंगे होटलों में रुकते हैं, एसी कमरे में सोते हैं। तो अब वो मैं इसको बुरा नहीं मान रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि वो आरएसएस जो आज से 20, 25, 30 साल पहले था, वो आरएसएस आज आरएसएस को हवाई जहाज का टिकट चाहिए, आरएसएस को एसी कमरा चाहिए, आरएसएस को मतलब जो सतपाल मलिक कहते हैं, आरएसएस को किसी की फाइल बगल में दबा के उसकी पैरवी करके उससे मतलब दलाली का काम चाहिए। तो ये सारी चीजें सामने स्पष्ट हैं। तो मुझे दूर दूर तक इसमें कोई गलतफहमी नहीं है कि कुछ लोग नूरा कुश्ती नहीं हो सकती है, लेकिन पावर स्ट्रगल 100% है ओवरऑल उसमें कि भाई मेरी भी कुछ सुन लीजिए, मेरे हिसाब से भी कुछ लोगों को कहीं कुछ कर दीजिए। वो पावर स्ट्रगल है कि थोड़ा मोदी जी ईल्ड करते हैं कि नहीं करते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन अदरवाइज ये लोग एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े हो जाएंगे, आई डोंट बिलीव दैट। अजय जी जी आनंद, बिल्कुल सही। लास्ट पॉइंट पे मैं आता हूँ आज के डिस्कशन के लिए। ये काफी अवेटेड है ये मामला, थोड़ा यहाँ पे गर्म भी है। मोहन भागवत जी गए गोरखपुर और वहां पे ये पहली चीज क्या करने गए थे, और फिर ये खबर आई कि उनकी क्लोज डोर मीटिंग हुई है योगी आदित्यनाथ से 2 बार, और उसके बाद ये खबर आई कि वो बगैर मिले हुए वापस चले गए। तो यहाँ हमको आपके कमेंट चाहिए कि एक्चुअली हुआ क्या वहां पे, क्या करने गए थे, क्या हुआ, क्या वापस उन्हें मिला आके। आनंद। हाँ देखिए, 2-3 चीजें उसको लोग मानते नहीं है, लेकिन मैं उसकी जेनेसिस को जरा दर्शक भी समझ लें। मैं फिर उसमें आऊंगा। मोहन भागवत जी बुधवार को, वेडनेसडे को गोरखपुर पहुंच गए थे और संडे को निकले। वो पूरे 5 दिन वहां रहे थे, संडे की रात तक, मतलब वो फुल 5 days ही वॉज इन गोरखपुर। ऑफ ऑल दी प्लेसेस इन यूपी उन्होंने गोरखपुर क्यों चुना? भाई गोरखपुर की कोई एक्सेसिबिलिटी भी बहुत अच्छी नहीं कि गोरखपुर बिल्कुल मेन लाइन पे है कि इलाहाबाद पे है, या भाई आते जाते आपको गोरखपुर से जाना ही होता है, इटारसी है, या वो है कि सारी ट्रेनें इधर उधर से जाती हैं तो गोरखपुर आप कर लीजिए, गोरखपुर सब लोग आ जाएंगे। तो गोरखपुर मस्ट हैव बीन अ पर्पस। दूसरा ये है कि जब उनका वहां पे जब वो रुके हुए थे उस दौरान योगी आदित्यनाथ जी ने अपना कार्यक्रम गोरखपुर का लगाया। भाई कोई कह सकता है वो तो मठ जाते रहते हैं, हाँ बिल्कुल जाते रहते हैं, लेकिन अगर वो उनसे नहीं मिलना था तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन ये था कि वो वहां जाते ही नहीं। अगर गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ हैं और अगर गोरखपुर में मोहन भागवत जी हैं, तो इन दोनों लोगों की एक शिष्टाचार मीटिंग और एक फोटो तो आनी थी।
भाई ये कोई आप खुफिया काम थोड़ी करने गए थे कि कान में फुसफुसा के बात कर रहे हैं और नीचे रात के अंधेरे में गाड़ी बदल के, वेश बदल के, मुंह पे साफा बांध के, कोई मतलब वेश बदल के आप क्यों मिल रहे हैं? आपको खुलेआम मिलना चाहिए था। नंबर एक, जो मेरी सूचना उसके अनुसार 2 बार की पहल हुई, 2 बार वहां पे अलर्ट जारी हुआ पुलिस द्वारा कि भाई मुख्यमंत्री का मूवमेंट है, जहां पे भागवत जी रुके हुए थे, लेकिन दोनों बार वो नहीं गए। तो मेरी सूचना के अनुसार इन लोगों की मीटिंग नहीं हुई। दूसरा मुझे ये है कि अगर मीटिंग हुई या नहीं हुई, ये तो 1 मिनट का स्टेटमेंट दोनों तरफ से आ जाना चाहिए था। कोई ये कह देता कि भाई हम लोग मिले, हम लोग नहीं मिले, वो जो भी था। दूसरा मुझे एक चीज और समझ लीजिए जो मैं पहले बताना चाह रहा था, हालांकि उसको कुछ लोग मानते नहीं है आज की तारीख में, लोग कहते हैं नहीं नहीं अब तो हिंदू। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हिंदू महासभा और आरएसएस, इनका एक लंबा झगड़ा बहुत पुराने दिनों से है। सावरकर हिंदू महासभा वाले थे, गोलवलकर आरएसएस वाले थे, और इनका मूल झगड़े हैं कुछ। अब लोगों को लगेगा नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है। मैं एक आंसर और दे दूं, कम्युनिस्ट पार्टी में सीपीआई और सीपीएम तो है कम्युनिस्ट ना, सबसे ज्यादा झगड़ा एक दूसरे के जान के दुश्मन होते हैं। समाजवादियों में जब डॉक्टर लोहिया जिंदा थे, मैं तब की बात कर रहा हूं, और आचार्य नरेंद्र देव, संसोपा और प्रसोपा 2 में बट गई थी एक दूसरे के। तो इसलिए ये कहना कि नहीं दोनों हिंदू, अरे बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट थे, दोनों एक दूसरे के को टारगेट करते थे। अब एक चीज और समझ लीजिए, जो ये राम मंदिर का पूरा वो हुआ, वो मंदिर, राम मंदिर में जो प्रतिमाएं रामलला को रखा गया 1952-53 जो भी ईयर था, 49 या जो भी था, उसका जो सबसे प्रमुख भूमिका निभाई थी वो गोरखनाथ टेम्पल के बड़े महंत जी, हम लोग बड़े बाबा बोलते थे, महंत दिग्विजय नाथ जी ने निभाई थी। ही वॉज द मेन पर्सन हु मेड दैट थिंग हैपन। वो रामलला की मूर्ति ला के रखा और खुद एक्टिवली खुद पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद अब आप आ जाइए आज के राम मंदिर पे। ईस्टर्न यूपी में अयोध्या है, महंत के रूप में, गद्दी के रूप में मंदिर हो सकता है, कोई कहे कि भाई वो काशी विश्वनाथ भी हैं और वृंदावन भी है और फलाना है। मंदिर के महंत के रूप में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी गद्दी गोरखनाथ टेम्पल की है। वैचारिक रूप से मैं बीजेपी का या आरएसएस वाला विचार का नहीं हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं भी गोरखनाथ मंदिर का भाई आई हैव रिस्पेक्ट एंड आई, मतलब मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। ऐसे में वहां के जो महंत, जिनके जिस गद्दी का एक रोल था इस पूरे राम मंदिर के को यहां तक लाने में, जब 15 लोगों की आपने कमेटी बनाई तो आपने उनको क्यों नहीं रखा? ये तो सरकार ने कमेटी बनाई थी, मोदी जी ने बनाई थी ना। तो मोदी जी हर एक को, ये अमित शाह, और मोदी जी से ज्यादा अमित शाह, ये लोग सारे को कट टू साइड। अब उनका बस चलता तो वो 4-5 पटेल लोगों को भी उसमें डाल देते उसमें। मतलब ये सारे लोटा पोटा पहुंच गए हैं ना इस समय फैजाबाद, सब वहां प्लॉट बेच रहे हैं। अमिताभ बच्चन 1,90,00,000 रुपए का प्लॉट बेचना शुरू कर दिए। तो ये जो प्रवृत्ति बिजनेस की वो अपना करते रहते। गोरखनाथ टेम्पल के, मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गोरखनाथ टेम्पल के जो महंत आदित्यनाथ की बात कर रहा हूं। एक उनके बिना वो राम मंदिर ट्रस्ट जो आपने बनाया वो कैसे हो सकता है? आप किन किन लोगों को वहां उसमें डाल दिए हैं, लेकिन आप गोरखनाथ मंदिर के ट्रस्ट को नहीं डाल सकते वहां पे। नंबर 1, ये एक चीज है जो कही नहीं जाती है। ये कभी भी आपको किसी होगा ना, लोग अरे इससे क्या मतलब, बिल्कुल मतलब है। अरे भाई एक मंदिर को ये बुरा नहीं लगेगा कि उसका सारा किया दिया और आप जाके थाली खुद, अपनी ताली खुद बजा रहे हो कि नहीं मैंने किया, अपनी शाबाशी कर रहा हूं। दूसरा मुझे ये लगता है कि भागवत जी मोदी जी और अमित शाह को कहना तो चाहते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कहना चाहते हैं कि मोदी जी इन्हीं को ठीक करने में लग जाएं। क्योंकि आज अगर पूरी बीजेपी डरती है, पूरा देश डरता है अमित शाह और मोदी जी से, डरता है, रिस्पेक्ट नहीं करता, कोट अनकोट, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो इनकी पार्टी हो, चाहे दूसरे की पार्टी हो, अगर पूरा सारे लोग डरते हैं तो मोहन भागवत भी डरते हैं। अगर वो जाके योगी जी के साथ बैठ के कोई लंबी चौड़ी बातचीत करते तो वहां
गुस्सा नहीं हो जाता अमित शाह और हमारे मोदी जी? तो वो बिल्कुल मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा। दूसरा, लोग कह रहे हैं कि वो वहां गए थे और उन्होंने वहां जाके ये वो पता किया है कि यहाँ पे बीजेपी हारी क्यों। भाई साहब, गोरखपुर मंडल में बीजेपी नहीं हारी है। तो जहां तक योगी जी की बात है, योगी जी अपनी सीट जिताए, मतलब जहां गोरखपुर जिताए, देवरिया जिताए, कुशीनगर जिताए, बांसगांव जिताए, महाराज गोरखपुर मंडल की एक भी सीट नहीं हारी। आप गोरखपुर मंडल में जाके क्यों कर रहे हैं? आप जाके बनारस मंडल जाइए ना, जहां पे सारी सीट, मतलब जहां पे मोदी जी को छोड़ के सारी सीट हार गई। आप जाइए अयोध्या मंडल, आप अयोध्या में क्यों नहीं बैठ रहे हैं जहां पे एक भी सीट बीजेपी नहीं जीती? तो अगर आपको इस पे करना है कि आरएस, तो आप लोग बता रहे हैं नहीं एक्शन में वो देखने गए थे कि आरएसएस वाले क्यों घर में बैठ। अरे भाई, तो जहां घर में, जहां हारे हैं वहां जाके बैठिए ना, जहां सब जीते हैं वहां जाके क्यों बैठ रहे हैं? तो ये सब एक दूसरे को झूठ बोलने की बात है। देखिए, ऐसा है कि इस फैक्ट्री में झूठ जिस रफ्तार से बोला जाता है उसका हम और आपको लगता है कि नहीं नहीं मोदी जी की पहल है। मोदी जी की पहल नहीं है, वो बना हुआ वैसा स्ट्रक्चर है, वो डीएनए में है, आज से नहीं है। वो पिछले 100 साल का डीएनए है जो चला आ रहा है झूठ बोलने की फैक्ट्री का। तो मैं बिल्कुल क्लियर हूं इसमें कि भागवत जी इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहेंगे। वो वहां तक तो कहेंगे, लेकिन उसके बाद वो पैर खींच लेंगे जहां पे उनको ये लगने लगेगा कि भाई इससे तो, क्योंकि अगर वो कहीं योगी जी से मिलके, जैसा लोग कह रहे थे ना कि उनके पीठ पे हाथ और आरएसएस उनको बैक करेगा, इस तरह की गलती मेरे ख्याल में भागवत जी नहीं करने वाले हैं। आरएसएस को भी जहाज चाहिए, आरएसएस को भी अच्छी कुर्सी चाहिए, अच्छा होटल चाहिए। तो ऐसा नहीं होने वाला है निकट भविष्य में। जी, वेल थैंक यू सो मच आनंद फॉर योर पर्सपेक्टिव। ये इंटरेस्टिंग था ये एंगल भी। तो थैंक यू वंस अगेन, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।